जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी बेटा। जी क्वेश्चन। अच्छा ऑनलाइन वाला मेरे साथ प्रैंक हो गया। असल में जब कैमरा बंद होता है मैं किसी बच्चे का सवाल नहीं लेता कि इधर उनका सवाल आ जाए तो आपको भी वो पता लग जाए, क्योंकि आप फिर कहते हैं आप सवाल रिपीट नहीं करते। पहले तो सवाल रिपीट कर दूं। बच्चे का क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा कि एसी को स्लो करा दें। ठीक है भाई, एसी सारे के सारे ही 24 पे होने चाहिए। वो भी 24 पे ही है, इससे ऊपर ना ही क्या करें पहले। अच्छा जी चलें जी, सॉरी पार्ट 2 शुरू किया। असल में भाई नाराज हुए खड़े थे कि बहुत लेंथी हो गया आज पार्ट 1, ठीक है ना। वो फिर बच्चों को डाउनलोडिंग में असल में ऑनलाइन वालों को मसला आता है, ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाए तो। अच्छा 31 नंबर 19 पर और क्या 2 पार्ट्स का और क्या होता है। ऑनलाइन वालों को वैसे रेस्ट भी होती है, ऑनलाइन वालों को रेस्ट देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी 31 दिसंबर 2 ज़रा तसल्ली होती है। हाँ 1 घंटा सवा घंटा, हाँ ठीक है। इकट्ठा ही देखे ना 2 घंटे तो बंदा वैसे ही थोड़ा हौसला नहीं ना पड़ता है। 31 दिसंबर 19 एकोमोडेशन डेबिट, क्रूज शिप क्रेडिट, और उसके बाद 31 दिसंबर 19 पर सरप्लस की रिकॉर्डिंग करते हैं, सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जाकर देखना, लेट मी देख जी। शिप बढ़ गई डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, रिवन सरप्लस क्रेडिट इन ओसीआई भी करेंगे, बस करीब है अब तो 20-22 लेक्चर रह गए बस जी। तो क्रूज शिप डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितना जी 150। ठीक हो गया जी। अगला लॉस भी तो आ सकता है, तैयारी तो रखिए। आमने सामने एंट्रीज होती है ना, लॉस ही आना है। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ही होगा यार। वैसे यहाँ पे एंट्रीज होगी ना ये, उसकी वजह ये है कि आपका वो असल में किताब की एंट्रीज होती हैं वो तरतीब से होती हैं, तो बिल्कुल सही है। पर्चे में तो आपने वैसे ही करनी होती हैं, लेकिन अगर इस तरह से आमने सामने एंट्रीज होना तो आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो। तो नई चीज़ थी, ज़रा अच्छा ही हो गया ये, अल्लाह की तरफ से हुआ बस। लास्ट टाइम मैंने वही सोल्यूशन से दिखा दी थी। अब जी अब अगला मसला क्या है। अब अगला मसला है 20 के एंड पे रीवैल्यूएशन होनी है, लेकिन 20 के एंड पे पहुंचाना तो है ना। अब 20 के एंड पे पहुंचाना है तो 20 के साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब 20 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो एसेट रीवैल्यू हो चुका है, एसेट रीवैल्यू हो चुका है, तो अब रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर करना है डेप्रिशिएट। इसलिए अब मुझे जरूरी, मेरे लिए है, मजबूरी है अब कि मुझे ये रीवैल्यूड अमाउंट अलग अलग इनकी नजर आए। ठीक है, तो ये निकालते हैं। पहले भाई का सवाल लें। नहीं निकाली हमने, अभी तक तो नहीं निकाली, अभी निकालने लगे। ये क्या डिवाइड किया, ये मैंने अभी डिवाइड करना है, अभी करते हैं। ये आप इधर फिगर्स कह रहे हो ना, ये अभी हमने नहीं निकाली, अब निकालेंगे हम। सरप्लस की एंट्री क्या है ये इसकी, 150 से शिप डेबिट और 150 से रिवन सरप्लस क्रेडिट। सो व्हाट शिप, सो नहीं, सो व्हाट शिप, शिप के ऊपर नेट में सरप्लस किसी एक चीज का, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन लेट से हो गया तो शिप के ऊपर तो नेट में देखना सरप्लस आया लॉस आया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने पूरी शिप की रिवैल्यूड अमाउंट दी है, वो बढ़ गई है, तो ऐसा होता नहीं है। बांटते हुए भी आप देखोगे प्रोपोर्शनेटली बटेगा, लेकिन अगर वो जबरदस्ती ऐसा काम करवाए तो उसके लिए वो अलग अलग वैल्यू देगा। तो हो सकता है किसी एक चीज की वैल्यू बहुत गिरा दे, तो भी शिप के ऊपर, हम तो बात कर रहे हैं शिप की, उसने एंट्रीज में भी बोला हुआ है, और होता भी ऐसा ही है कि क्रूज शिप की एंट्रीज करो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। तो अगर कोई बीच में एक आधा लॉस भी आ गया तो नेट में प्रॉफिट है, तो शिप पे तो प्रॉफिट ही है, गेन है, रिवेंस सरप्लस। ठीक है, अच्छा जी बांटे जी। अब बांटे, बांटना बात क्या कर रहे थे हम, बात ये कर रहे हैं कि अब हमें आगे इधर देखो, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2020 के साल की। तो क्या मैं पुराना 840 लेकर चल सकता हूं, क्या पुराना 535 लेके चल सकता हूं, या 60 लेके चल सकता हूं? नहीं, अब वो माजी हो गया। रीवैल्यू होने के बाद एसेट ने, अब रीवैल्यूड अमाउंट ने क्या होना है, डेप्रिशिएट। ठीक है, तो अब इस 1400 में से किसका कितना हिस्सा है ये पता होना जरूरी था। तो उसके लिए उसने हमें गाइडेंस क्या दी, उसने हमें गाइडेंस दी थी कि आप ना भी करता तो हम यही करते कि आप क्या करो, रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन्ड बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर रीवैल्यूएशन। मुनासिब भी यही है। ठीक है, तो चलें अब बांट लेते हैं। ये देखो हमने बांटना किसको है, 1400 को, और हमारे पास बेसिस क्या है, ये इस कॉलम की बेस पर। ठीक है ना, अब
1400 को डिवाइड कर दो 1250 से, बोलो मल्टीप्लाई करो 711 से, इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे उस फिगर को 500 से, इधर मल्टीप्लाई 39। नहीं समझ आई? ये दो तरीके हैं ना। आप कहो जी 1400 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 711, फिर ऐसे ही इंटू 500, फिर ऐसे ही इंटू, ये करना है ना हमने 39। कुछ बच्चे यूं भी करते हैं कि जी 1400 को हम लेंगे और इसको हम यूं लिखेंगे 711 बटा 1250, तो दोनों का आंसर तो सेम है, ठीक है। नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं बताता हूं क्यों। दूसरे बच्चे कहेंगे 500 बटा 1200, तो आंसर चेक कर लो, दोनों का सेम ही है आंसर सेम है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसमें आपने कैलकुलेटर पे एक बार लिखना है 1400 बटा 1250, अब आपके कैलकुलेटर के ऊपर ये फिगर आंसर से सेव हो गई, इक्वल किया तो। अब आपने मल्टीप्लाई बाय 711 करना है, इसका आंसर लिखना है, फिर सिर्फ इसको हटाना है, ये लिखना है और इसका आंसर आना है, तो आपका वक्त बच जाएगा पर्चे में। बाकी आपकी स्टिल मर्जी है, आप ऐसे करें या ऐसे करें, बांटना है, ये समझ आ गया, ठीक है। चलो तो बांटें जी, कैलकुलेटर जी 1400 को इसमें बांटें 796 560 44, ठीक है जी। ये जनाब टोटल हो गया 1400 का ब्रेकअप आ गया, ठीक है जी। और सही है, तो जैसे मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है जी। चलें, अब मैंने डेट नहीं लिखनी, पता ही आपको, रिवैल्यूएशन के बाद डेट पहले लिख लें तो गड़बड़ भी हो जाती है रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए। डस्टर दो यार, गंद पाता है, ठीक है जी। तो सही है, ये किसी को समझ ना आया हो तो अभी पूछ लें, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अच्छा जी, अब रीवैल्यूड अमाउंट हमने लेनी है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 796। ये समझ आती है? अब देखो निकल आई ना अलग से। तो क्रूज शिप की रीवैल्यूड अमाउंट है 796, और रेजल वैल्यू के बारे में उसने कोई बात की है कि बदली है? अगर नहीं उसने कहा तो 796 में से ये ना कहना 0 हो गई है, यही अज्यूम करते होते हैं कि वो अभी भी 40 ही है। अब निकालनी है हमने रिमेनिंग लाइफ, ये 50,000 अब रेलेवेंट नहीं है, ठीक है भाई। आप ना आमिर भाई यहां से लगा लें, इसको मूव करने की जरूरत ही नहीं थी, जब ये जगह खाली पड़ी है तो यहां से लगा लें ना, ठीक है, ताकि उस वर्किंग तक बच्चे रहें, ऐसे घूमते तो ना रहे। अब एक वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी, किसके लिए जी? रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए। तो रिमेनिंग लाइफ निकाल लेते हैं जी, यहां पर जरूरत पड़ने पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब रिमेनिंग लाइफ इंजन की निकालनी है। 50,000 आवर्स इसकी ओरिजिनल लाइफ थी, बोलो कितने आवर्स चला? 32, 40, 18 में, 4819 में, सही है। तो 19 के एंड तक कितने आवर्स चल गया, ये टोटल माइनस कर दें तो 31 नंबर 19 तक रिमेनिंग लाइफ निकल आएगी। तो माइनस करो इसमें से 50,000 माइनस 3240 माइनस, बताएं तो सही ना कैसे निकला, 4800, ठीक है जी। ये जनाब वर्किंग 2 वाले, ये जो आवर्स निकले हुए थे, ठीक है। तो कितने आ गए? 960 आवर्स, ठीक है जी। ये डिवाइड करेंगे इसके साथ और मल्टीप्लाई करेंगे अब वाले, इस साल वाले 7200 में तो कोई चेंज नहीं ना आया, वो तो इस साल के अंदर टोटल है, बस रिमेनिंग लाइफ निकाल ली और फिर इस साल के अंदर जितना चला है वो। रिमेनिंग लाइफ कैसे निकली देख लें, रिमेनिंग लाइफ कैसे निकली देख लें, को मसला। टोटल लाइफ ओरिजिनल 50,000 थी, साल में नहीं थी, आवर्स में थी, तो आवर्स जितने चल गया वो माइनस कर ले तो रिमेनिंग आवर्स आ गए। क्या ख्याल है? चलें, डिवाइड बाय 41960 आवर्स, ठीक है जी। 41960 आवर्स, ये आपको मिले कहां से हैं? आपने वर्किंग की है, मेहनत कोशिश से निकाले हैं, वर्किंग 3 से इनटू, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही वाले आवर्स जो पहले से निकाल के रखे हुए कि इस साल में कितना चला ये 7200 घंटे। अब भाई माइक तो इस कैमरा तो नहीं अब मूव हो रहा ना, ठीक है जी, इनटू 7200 आवर्स, ठीक है जी। तो ये वर्किंग नंबर 2 से पहले से निकले हुए, ओके जी।
बताएं जी डेप्शन 130। तो समझ आ रहा है 796 निकालना क्यों जरूरी था। ओके नेक्स्ट जी, अब आगे बॉडी है, तो रीवैल्यू तो पूरी शिप हुई है ना, तो बॉडी की भी अब ये 560 वाली वैल्यू को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, ठीक है, लेकिन इसका इतना मसला नहीं है, बहरहाल निकाल, अब इसको भी यहीं पर ही लेते हैं। तो बॉडी की ओरिजिनल लाइफ कितनी थी जी, बॉडी की ओरिजिनल लाइफ कितनी थी जी 25 साल, इसमें से नहीं 2 नहीं 9 महीने इधर और 1 साल इधर, ठीक है, यानी आप 25 में से माइनस करें 9/12 माइनस करें 1, तो आंसर आएगा, ये भी सही तरीका नहीं है, -9/12, ठीक है, -1 यानी 1.75 दरअसल माइनस करना था ना, 0.75 इसका आंसर आएगा, 1 इसका, बताओ जी 23.25 ईयर्स। ये समझ आती है, किसी को ना समझ आ रहा तो पूछ लें, टेक्निकल सवाल है, हालांकि सब सीखा हुआ है लेकिन ऐसी फनकारियां भी कभी कभी हो जाती हैं जी। तो अब 560 रीवैल्यूड अमाउंट आ गई और 35 को ही रखेंगे क्योंकि उसने नहीं बताया कि रेजुअल वैल्यू के एस्टीमेट में कोई चेंज है, तो फिर कोई चेंज नहीं है, ये नहीं कह देना जीरो हो गया। डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से 23.25 ईयर्स जी, वर्किंग नंबर 3 वाली, और बस कहानी खत्म, आंसर इज 23। समझ आ रही है। उसके बाद आखिर में ड्राई डॉकिंग रह गया, ये 44, इस 44 में से कुछ भी माइनस नहीं करना क्योंकि रेजुअल वैल्यू इसकी है नहीं, लेकिन लाइफ इसकी भी ऐसे ही निकलेगी, बल्कि सेम ही होगी। क्या ख्याल है, मैं यूं ना लिख दूं बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग, और बोलो क्यों क्यों मसला 5 ईयर्स है, ड्राई डॉकिंग 5 ईयर्स में से माइनस करेंगे 9/12 -1, तो 3.25 ईयर्स, डन जी, 3.25 ईयर्स वर्किंग 3 जी बेटा 14। कितना जबरदस्त सवाल है ना। अच्छा अगर आपको ये मैं होमवर्क में दे देता पहली बार में ही बगैर कुछ बताए, कर लेते? शर्म आनी चाहिए, आप कहना चाहिए यस कर लेते, गलत कर लेते लेकिन कर लेते, ये नहीं कभी कहना नहीं कर लेते, कर लेते। वो अगली बात है कि वो सही नहीं होना था, गलत होना था, तो क्या हुआ जी 14, पीछे देखो पीछे 160 लाइन सीधी ला रही, तो 167, अच्छा 167, ठीक है। तो भाई ये 167 की एंट्री पास करेंगे हम, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कब जी कब भाई, ये 20 है, 20 19 में नहीं डेप्रीसिएशन कर रहे थे, 19 तो गुजर चुका था, ओके, रुपीज़ इन मिलियन, बस ये आखिरी साल है, थोड़ी सी हिम्मत और कर लें, उसके बाद फिर कुछ नया सीखते हैं इंशाल्लाह। ये भी नया ही है वैसे जी बेटा, पहले मैं डेप्शन की एंट्री तो कर लूँ, ठीक है। डेप्रीसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर 2000, ये थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, आपकी तरतीब ना ख़राब हो। अच्छा जी, ये मैंने कहा ज़रा आमने सामने वाली एंट्रीज़ की आदत है ना आपको, तो जगह छोड़ के रखें ना। डेप्शन के नीचे ट्रांसफ़र की एंट्री भी आ गई, जी बच्चों। 31 दिसंबर 2019 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या बनेगी, 20 पर सॉरी, डेप्शन की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और ये हमें मिलेगी कहाँ से जनाब, वर्किंग नंबर 1 से जी, ठीक है जी। ये एंट्री आप तरतीब से एंट्रीज करते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, आपने कोई लाइनें शाइनें नहीं छोड़नी होती है, तो आपको बस सिखाने के लिए ज़रा दिखाने के लिए ज़रा इस तरह से चल रहा होता है काम। लें जी, अब उसके बाद क्या करना है जी नेक्स्ट, क्योंकि सरप्लस पड़ा है तो आम हालात की निस्बत डेप्शन ज़्यादा आई है, तो
ये फिगर चाहिए अब। लेकिन अब एक और मसला आ जाता है, वो ये है कि इस 150 को किसी एक चीज़ से तो डिवाइड कर नहीं सकते। इसको 31 नंबर 20 तो लिखो ना भाई, मेरी बात समझ आई है? 31 दिसंबर 20 की डेप्रीसिएशन तो आपने निकाल ली, बुक वैल्यू में भी निकल आएगी, ठीक है। लेकिन अगला मसला क्या आ रहा है अब कि आपको ट्रांसफ़र की जो एंट्री चाहिए, ये ट्रांसफ़र की फिगर जो है इंक्रीमेंटल डेप्शन वाली, इसकी फिगर मालूम नहीं है। पहले तो ये करते थे कि हशर और साथ ही नशर, अब आज तो हशर का ही नशर हुआ पड़ा है। अब क्या करें, सरप्लस तो इन सब का है, तो अब वो बेसिक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल डेप्शन होती क्या थी कि आम हालात में जो डेप्रीसिएशन आया करती थी, इस साल में रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो उस वजह से उससे ज़्यादा हो गई। तो आम हालात वाली डेप्रीसिएशन और इस साल जो डेप्रीसिएशन आई है रीवैल्यूएशन के बाद वाली, इनमें डिफरेंस को कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। अब इस साल जो डेप्रीसिएशन ज़्यादा आई है ड्यू टू सरप्लस, वो तो आपके सामने है। ये इस साल की डेप्शन कितनी है, ये आफ्टर रीवैल्यूएशन सरप्लस ये डेप्शन आई है। अब अगर हम अज्यूम ये करें कि अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो इस साल की डेप्रीसिएशन क्या होती, कितनी? नहीं, सोच के बताओ आपने क्या बोला और मैंने क्यों नहीं बोला। बेटा 109 वाले साल में ना 3 मसले हैं, बल्कि 2 मसले हैं, एक तो उससे पिछले साल में था। 109 वाले साल में 2 मसले हैं। पहला मसला, 109 वाले साल में ये 7200 घंटे चला है 2020 में, सॉरी 109 वाले साल में ये 4800 घंटे चला है, जबकि यहाँ तो 7200 घंटे चला है। दूसरी बात, कोई और मसला? बाकी तो पूरा साल ही ना। हाँ, यहाँ पर तो पूरा साल ही डेप्शन हुई थी, वहाँ पे भी पूरा साल ही है, तो यहाँ पर भी पूरा साल है, उसमें मसला नहीं है। मतलब वही आर्स वाला मसला आ गया, गड़बड़ उसी के अंदर है। तो अब क्या करें? मेरे ख्याल में तो बहुत सिंपल है, हम ये कर लेते हैं कि हम ये समझेंगे कि ये रीवैल्यू नहीं हुआ, ना होता रीवैल्यू तो क्या डेप्रिसिएशन होती आम हालात वाली, तो हम इसी 840 - 40 डिवाइड बाई 50,000 को करते, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7200 से। बाकी यही और यही आ जाना है। तो ये हमारी डेप्शन आ जाएगी अगर आम हालात हो जाए। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्शन क्या होती? मैं समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मकसद समझे पहले ये कि मकसद इंक्रीमेंटल डेप्शन है क्या। आम हालात की निस्बत जो ज़्यादा डेप्शन आई, रीवैल्यूएशन सरप्लस आने की वजह से जो आम हालात की निस्बत ज़्यादा डेप्शन आई, वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब जो ज़्यादा डेप्शन आई है रीवैल्यूएशन के बाद डेप्शन जो है वो तो 167 है, इसमें तो मसला नहीं है हमें। मसला ये है कि अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो नॉर्मल वाली डेप्शन कितनी होती वो मिल जाए, ताकि इन दोनों को कंपेयर करके हम इंक्रीमेंटल डेप्शन की फिगर निकाल सकें। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपने क्या करना है, पहले तो वर्किंग 4 में ओपन कर लूँ, ठीक है। मैं वो जैसे मैं लिखता होता था, मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ जी, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। वो डेप्शन जो मेंटल हुई है वो निकाल रहे हैं, इसने हमें मेंटल किया हुआ है। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन निकालनी है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन निकालने के लिए एक तो मुझे चाहिए रीवैल्यूएशन के बाद जो अब डेप्रीसिएशन आई, जिसमें जो ज्यादा आई है वो तो सामने पड़ी है 167, उसका तो मसला नहीं है। मसला किसका है? अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्शन क्या होती? हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन क्या होती, ठीक है। तो वो मैं निकालने लगा हूं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि इफ एसेट वाज नॉट रीवैल्यूड, डेप्रीसिएशन फॉर 2020 वुड हैव बीन, ये मैंने पूरी अंग्रेजी आपके लिए लिखी है, वरना इतनी लंबी अंग्रेजी पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या डेप्रीसिएशन होती जी? इसमें अब मैं कहता हूं जी, इंजन जो है ना जी, इंजन, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, इंजन रीवैल्यू ना होता तो 840 ही डेप्रिशिएट होना था। ध्यान से सारे एक दफा देख लो, कोई नोट शोट ना करें ना। देखें, अगर रीवैल्यूएशन ना होती, रीवैल्यूएशन के बाद ये 796 हुआ है ना, रीवैल्यूएशन ना होती तो ये 840 ही रहता। तो बोलो, और रिमेनिंग लाइफ भी ना निकालते। बस फर्क क्या आता,
19 में ये 48 घंटे चला, 4800 घंटे चला था, 20 में 4800 घंटे नहीं बल्कि 7200 घंटे चला। भाई इसका ही फर्क है, बाकी तो सेम है। ठीक है, तो भाई 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 घंटे ही होते और मल्टीप्लाई करते अब 2020 के अंदर 7200 घंटों से 115। ये डेप्रिसिएशन आई है, ये रुपीज इन मिलियन में डेप्रिसिएशन आई है, और सही है। यानी अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो शिप की इस साल की डेप्रिसिएशन आती 115, लेकिन सरप्लस आया, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई तो ये कितनी हो गई 130। लेकिन हम अलग अलग नहीं निकाल रहे फर्क, हम एक ही बार इकट्ठा ही टोटल करते हैं सारी शिप का, तीनों कंपोनेंट्स का, और सबका इकट्ठा पहले एक्सपेंस निकला हुआ है, दोनों को कंपेयर करके हम निकाल। वो शॉर्टकट नहीं लग सकता था आज कि हमने जो हशर किया उसका नशर कर दें, क्योंकि एक लाइफ तो है नहीं, तीन कंपोनेंट से अलग अलग हैं, तो मुसीबत पड़ गई ये वाली। तो ये बहरहाल ये एक एंट्री है, अगर लेट से ये किसी से ना भी निकलती तो बाकी सवाल सब कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। खैर चलें, इसी तरह से दूसरी चीज है बॉडी। अब इधर देखो, रीवैल्यू हुआ है तो बॉडी 560 पे चली गई, ना होता तो 535। अब ये देखो 535 पर ही होती, माइनस 35 करते, डिवाइड करते इसको 25 से, रिमेनिंग लाइफ नहीं निकलनी थी, बोलो 20। ठीक है, उसके बाद ड्राई डॉकिंग है, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ड्राई डॉकिंग 60 पे पड़ी होती, 44 पे आ गई है जो। ठीक है, तो 60 माइनस 0 डिवाइड बाय इसकी लाइफ, कोई फ्रैक्शन फ्रुक्शन नहीं लगना था, तीसरा साल चल रहा है जी, बोलो 12। अब इन सब का टोटल 140। अगर एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो 2020 की डेप्शन होती 147, लेकिन डेप्रीसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन ये कितनी आई है। अब इसके लिए वर्किंग 1 से उठा लो फिगर एज इट इज, ये यहां से उठाकर इधर ले आओ। ठीक है, कितनी जी 167। ठीक है, तो ये 167 और 147 का जो डिफरेंस है यही तो इंक्रीमेंटल है। यानी अगर रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन होती 147, रीवैल्यूएशन की बाद डेप्रिसिएशन कितनी आई है 167, तो कितना 20 का क्या आ गया जी, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। मैं अभी हटता हूं, देख लेना फिर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ही लिखा है वैसे। ठीक है, अब इस 20 की फिगर के पीछे बड़ी मेहनत लगी हमारी। ठीक है, तो अगर ये 20 की फिगर ना निकलती तो कोई बात नहीं थी भाई, एक एंट्री गलत हो जाती, कोई फिगर ऐसे ज्यूम करके लिख देते, कोई जुगाड़ तो लगाना ही था आपने, कुछ ना कुछ तो कर ही देना था, ये फिगर निकल ही आनी थी बस। ठीक है, तो कितने नंबर का सवाल है, तो इसमें से 17 नंबर का सवाल, तो इसमें से चलो एक नंबर इसका ना आता इस एंट्री का, बाकी आ जाते। ठीक है, तो कभी भी जो चीज परेशान करे उससे ये नहीं कि उसी के नंबर है सारे, बाकी सब आपको समझ आ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं जी। बोलो एसिड कितने पे आ गया, अच्छा अलग अलग बताना है जी, अलग अलग की जरूरत नहीं है वैसे बाय द वे, और सवाल भी खत्म हो गया है ना। चलो खैर, कोई जरूरत है मुझे इसकी, है ओके, चलो बताओ 1233, बिल्कुल जरूरत है जी, फिर बिल्कुल है। बोलो अच्छा, रिवैल्यूएशन ना होती तो फिर ना होती, रिवैल्यूएशन है, बोलो 666 537 30, और ये सरप्लस कितना बचा खड़ा है 130। ठीक है, तो सही है। तो ये जो 20 आपने निकाला है वर्किंग नंबर 4 में जाकर, समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा इसने आपको तंग किया। खैर एंट्री मारें जी, ट्रांसफर की एंट्री 31 दिसंबर 2000। अच्छा वो सोल्यूशन के अंदर ना चूंकि पॉइंट्स में चल रहे हैं तो वो थोड़ा 19 समथिंग होगा, वो राउंडिंग का डिफरेंस है, सब सही जा रहा है। आप वर्किंग देखेंगे ना तो मैच करेगी, वैसे वर्किंग भी ना ही देखी, पता नहीं वहाँ कैसे हुई होगी, भैया आसान है। डेप्रीसिएशन सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये अब वर्किंग नंबर 4 में निकला है ना, 24 है ना, रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 20, ये 20 की फिगर मैंने कहा वर्किंग 4 में निकली है ना, ओके जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। ले जी, समझ आती है। पिछले साल में सरप्लस
नहीं था तो ट्रांसफर की एंट्री नहीं, डेप्शन की एक ही एंट्री हुई थी, ठीक है। और 18 में तो रीवैल्यूएशन ही नहीं हुई थी और ये चक्कर भी कोई नहीं था, ठीक है। और समझ आ रही है, रीवैल्यूएशन हो गई तो उसके बाद डेप्रिसिएशन सरप्लस क्योंकि आ रहा था, डेप्शन की 2 एंट्रीज हुई, ठीक है। चलें आगे। अच्छा फिर कुछ हुआ तो नहीं? लेक्चर मुक गया मेरा। इस सवाल से इतना मुश्किल था नहीं जितना आपने टाइम लगा दिया, पता नहीं क्यों आप ऐसे करते हैं। 31 दिसंबर 2020 पर 1000 मिलियन पर उठाकर ले आओ अपने एसेट को। तो 31 दिसंबर 2020 रीवैल्यू करना है दोबारा। शुक्र है इससे आगे नहीं जाना, वरना यही सारी एक्सरसाइज फिर करनी पड़ी। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं जी। जी 1000 अब कितना आ गया जी सर? क्या आ गया? लॉस आ गया। ओहो कोई बात नहीं जी। 1000 कितना लॉस आया? 233 का। ये ये 233 का जो लॉस है, ये तोतला कर दिया इसने मुझे। 130 को खाएगा पहले और 103 जो है वो लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। तोतला उस्ताद हो गया है, साढ़ा उस्ताद तोतला है। अब बाहर जाके कह कैसे तोतले उस्ताद को पढ़ते हैं। अच्छा जी, वह रब्बी शराली सदरी पढ़ लें। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये वाला काम दोबारा करने की ज़रूरत है? इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ना तो मुझे अलग अलग इस लॉस को चाहिए करना, ये तो वैसे मैंने पहले भी नहीं किया था, टाइम ज़ाया नहीं किया था, लेकिन इससे आगे भी इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे सवाल को एंड कर दिया है, ठीक है। इससे आगे अगर जाता 2021 के साल में जाता तो 2021 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे अलग अलग रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए थी, और अगर वो चाहिए थी तो फिर इस बुक वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन वाली बुक वैल्यू के बेस पे बांट लेते, लेकिन आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। बस अब ये एंट्री करनी, यानी कि इस साल के अंदर ईयर एंड पे आ गए, पहले ट्रांसफर की फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। ऐसा ही है, रीवैल्यूएशन कर दी ना, वर्किंग में तो एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी, तो एंट्रीज में क्या करें, पहले ट्रांसफर फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए हम तो एंट्रीज में नहीं देखते होते, हम तो वर्किंग को डायरेक्ट देखते हैं, वरना एंट्री से तो बड़ी आसानी समझ आ जाता है हमें, हम आसानियों की तरह आदी नहीं है। तो हम 31 दिसंबर 2020 में आगे खड़े हो गए और हमने इससे पूछा शिप क्या तुम पहले कभी रीवैल्यू हुए? हाँ, इसका मतलब इस दिन तक की डेप्शन तो एलिमिनेट होकर नील हो गई थी, ठीक है। अब इन दोनों डेट्स के दरमियान की डेप्शन पड़ी होगी एक्यूमुलेट डेप्शन के दिन, तो वो तो सिर्फ 167, ठीक है। अगर आप वैसे देखना चाहें तो देख लें, 76 क्रेडिट 185 डेबिट हो गए, कहानी खत्म। ये जो 185 डेबिट हुआ है ये दरअसल क्या था, 76 + 109, ठीक है। तो ये तो जो क्रेडिट हुए थे ये तो डेबिट होकर ख़त्म हो गए। अब अगले साल के अंदर तो सिर्फ ये 167 ही पड़ा है, तो यही मैंने वहाँ से डायरेक्ट दिखाया। तो इसको क्या करो जी, क्या करो इसको, पहले क्यों 2 था, पहले क्यों 2 आए, क्योंकि 18 में रीवैल्यूएशन हुई नहीं थी, तो 18 के साल की डेप्रिसिएशन भी कुछ थी और 19 की भी थी, तो इसलिए ये 2 इकट्ठी हुई। लेकिन फिर 19 में जब एंड पर रीवैल्यूएशन हो गई इस दिन खड़े होकर, तो इस दिन तो डेप्शन एलिमिनेट हो गई थी। अब 20 के एंड में फिर रीवैल्यूएशन हो रही है, तो इसलिए एक ही साल की डेप्शन पड़ी हुई थी, तो वही ट्रांसफर हो गई। एक्यूमुलेशन डेबिट, क्रूज शिप क्रेडिट जी 167, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 20 पर आपको लॉस आया है, उसकी एंट्री करनी है। एंट्री आपको वर्किंग कराएगी ना, ये क्रूज शिप क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर का है ना, तो डेबिट, और पीएनएल डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से जी, 130 से 130, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 103 से, और क्रूज शिप क्रेडिट 233, 200 ना ऐसे तो नहीं ना, मैंने कैसे सिखाया है, 2 तो 33, ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी,
ठीक है भाई जी। स्टूडेंट जी, सतुदेंत। हाँ, एक मिनट, क्या ज्यूम करना? हाँ ठहरो, पहले 2019 वाला क्वेश्चन मार्क कहाँ पे? क्वेश्चन मार्क तो हमारे सवाल में है ही कोई नहीं। हमारे सवाल में तो क्वेश्चन मार्क है ही कोई नहीं। इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी। फिर बेटा वो तो मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था कि सपोज क्या करना है, इन्हीं को अलग अलग ले लो। 115 अलग पकड़ो, उसको अलग इससे मैच करो, कितने गया ये 130 से। 20 को अलग पकड़ो 23 से, 12 को अलग पकड़ो 14 से, वही भी निकलना है, सब अलग अलग कर लो। बेटा अगर ये अकेला एसेट होता, अगर ये अकेला ही एसेट होता तो फिर तो हशर नशर हो सकता था ना। फिर सपोज क्या करना, ऐसे सपोज करके तो सवाल ही खत्म कर दिया तुमने, फिर तो पुराना सवाल ही हो जाता, फिर वही काम ही होता। अगर एक ही एसेट है तो फिर तो हशर नशर हो सकता है। मसला तो यही था, एक नहीं है, अलग अलग है। आप अलग अलग कंपोनेंट करो, फिर भी अलग अलग कंपोनेंट का ही किया, देख लो। अच्छा आप वर्किंग ही अलग अलग करें, सुभान अल्लाह। 17 नंबर का सवाल है, 117 नंबर का नहीं है। इतना टाइम लगाओगे? बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी को मसला नहीं। अलग अलग करके अल्टीमेटली फिर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिगर्स को लेना पड़ेगा। नहीं टाइम, आप ट्राई करना। हाँ करूँगा। फिगर्स ढूंढते ढूंढते 7600 गलतियाँ हो जानी है, जब तीनों को ऐड करना पड़ेगा। एंट्री तो एक ही करनी है भाई। ये एंट्रीज हैं आपकी क्वेश्चन नंबर, पास पेपर नंबर। अच्छा ज़रा चेक कर लें सॉल्यूशन में एंट्रीज, फिगर्स को नहीं, एंट्रीज को देख लें पूरी हैं। स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर अच्छा जी, अब रह गए हैं 5-7 मिनट, तो भी आई 36 शुरू नहीं करते। आ जाएं ज़रा, इम्पोर्टेंट कुछ थेरी हमने वो डिस्क्लोजर स्टार्ट किए थे जी। मैं समझा नहीं, चुप हो ज़रा। बेटा आप ये कह रहे हैं कि हमने इसको बांट कर लिखा है, तो इसी तरह से इसको भी बांट सकते थे, वो तो सेम ही बात है। हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ आप अलग अलग निकालें, तो अलग अलग कर लें। आपने 20 निकालना है ना, आप जैसे मर्जी निकाल लें। आप सर नीचे करके टांगे ऊपर करके कोई सवाल में करें और 20 की फिगर निकाल लें, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे इससे कोई, मैं आपको अर्ज कर दूं, मुझे सबसे आसान ये तरीका लगा है, सबसे आसान जो मेरे जैसे बच्चे को समझ आ जाए, मुझे ये तरीका लगा है। बाकी अगर आपको इससे कोई अच्छा तरीका लगता है कि आपको वो समझ आ रहा है, तो मुझे तब तक कोई मसला नहीं है, जब तक कि उसका आंसर 20 आप निकाल लें। ठीक है भाई, इसको यहाँ से लगाकर एक तस्वीर उनको हाइब्रिड वालों को भी खिंचवा दें। पहले थोड़े सारे बच्चे आए हैं जी, नोट इसका आ जाए तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। ये मैंने नोट अभी आपको जो सिखाया था यहाँ पर, उसमें क्या था? प्लांट। तो हैड देयर बीन यहीं से निकल आएगा, यहाँ तक तो निकला ही हुआ है, बल्कि यहाँ पे भी निकल आया है। हैड देयर बीन नो, तो 147 माइनस करना इसमें से, किधर की बुक वैल्यू कितने पे? ये 1250 में से नहीं, बल्कि ये वाली है 1233 में से वो माइनस कर देना, बल्कि उसी कॉस्ट को लेकर चलते आना ना। ठीक है, इसमें से ये माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, उसके बाद 19 की डेप्रिसिएशन जो है वो रीवैल्यूड वाली ना लो, वो अलग से निकालो। उसके बाद हैड देयर बीन नो, लंबा चौड़ा काम है जी। बाकी नोट तो वैसे ही बनेगा, क्रूज शिप की हेडिंग आएगी, ठीक है। 18 के अंदर एडिशन 1435 का होगा, डेप्रिसिएशन आएगी, बुक वैल्यू आ रही होगी। 19 में रीवैल्यू होना है,
तो पहले डेप्रिसिएशन करेंगे, उसके बाद ईयर एंड पे ट्रांसफर की एंट्री आएगी और फिर सरप्लस की रिकॉर्डिंग होगी और रीवैल्यूड अमाउंट शो करेगा और अकोमोडेशन जीरो होगी क्योंकि साल के एंड पे रीवैल्यू हो गई। फिर 20 में भी ऐसे ही। तो नोट वैसे ही बनना है, सिखा दिया अभी यहाँ तक गया तो नहीं कंपोनेंट्स को लेकर, लेकिन जला जाए तो कोई मसला नहीं है। पर मुझे ये लगता है अगर नोट के अंदर वो इसको फिट करे ना तो शायद वो कॉस्ट मॉडल वाले एसेट को फिट करेगा। यानी जैसे किसी बिल्डिंग को रीवैल्यू करा ले और किसी प्लांट में इस तरह का कोई एडिशन करवा दे, इट मे बी पॉसिबल। बहरहाल रीवैल्यूएशन भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आप ट्राई कर लेना इसका, घर पे नोट कर लेना ट्राई, कल मुझसे पूछ लेना। फिर आपका नोट मैच करेगा। आप 3 साल का नोट बनाते हैं ना, अगर इन्हीं 3 साल का, तो 18 के एंड पर आपके नोट में शिप की बुक वैल्यू 1359 आ रही होगी और 31 दिसंबर 19 की शाम को 1400 रीवैल्यू होने के बाद और 31 दिसंबर 20 की शाम को 1000। अगर वो मैच कर रहा है तो मतलब आपने सही बनाया है। बहरहाल को मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, बना लेना नोट जी। ठीक है जी, इसका होमवर्क है प्रिपेयर नोट 18, 19, 20 SSL का नोट बना के आना विद सब नोट्स, विद सब नोट्स। यही है SSL वाला जो सवाल है, इसका PPE का नोट बनाना है। एक ही क्रूज शिप होगी, 3 साल का बनाना है। बनाना अकेला नहीं, ये प्रिपेयर करना है, बनाना है, सॉल्व करना है जी। चलें, मुझे पढ़ा लें तो यार 5 मिनट रह गए। हाँ जी, कंपोनेंट का डिस्पोजल भी पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाना था लेकिन अब इतना कम टाइम है कि उस पर बात नहीं हो पाएगी। मैं डिस्क्लोजर पे जा रहा हूँ, आ जाओ। और यार इसमें क्या हजम करना है तुम, बल्कि ऐसा करो ना, वो बात शुरू कर लेते हैं, आ जाओ। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात शुरू कर लेते हैं जो 5-7 मिनट में हो सके। लिख तो लेना, फिर इसकी कोई एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगी। जस्ट डिस्कशन की हद तक बात तो हो जाए। यार मैंने कहीं पे ना वो लिखा था कॉस्ट, वो इनिशियल मेजरमेंट सब्सीक्वेंट, मेरा दिल है वहीं पे ज़रा थोड़ा रश और लगाएं। ये नहीं है, चलें जी, चलें। अब बात क्या हो रही थी, हमने कहा था, अच्छा ये मैंने ना आपके लिए लिखा था, मुझे ना ये थोड़ा बेहतर नज़र आया था कहीं पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड में। बहरहाल चलें, वो मैं फिर जब हम एंड पे जब इसको गो थ्रू करेंगे ना तो वो चीज़ें। हाँ, हमने बात शुरू की थी किसी ज़माने में कि सबसे पहले तो रिकग्निशन क्राइटेरिया है कि अगर ये 2 क्राइटेरिया मीट करे तो फिर किसी आइटम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड कर सकने की इजाज़त मिलने के बाद हमने कहा था किस अमाउंट पे करना है, तो अगली चीज़ आई थी कि इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट कभी भी रीवैल्यूएशन, वो उस दिन कॉस्ट वही फेयर वैल्यू होती है। ये कभी ना सोचना जितना एसेट खरीदा उस दिन रीवैल्यू हो जाए, नहीं। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट पे। लेकिन सब्सिक्वेंटली आप चाहें तो एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखें, चाहें तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर एसेट हो, ये जरा आज पूरा कर लेना आप, तो फिर कॉस्ट की बजाय एसेट अकाउंट शो कर रहा होता है रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है जी, और इसमें से लेस करते हैं हम एक्यूमुलेटेड। और इंशाल्लाह जब हमने कल अब पढ़ना है, मतलब कल तो छुट्टी है, मतलब जो हमने अब नेक्स्ट वर्किंग डे पे आते साथ ही मैंने वो स्टार्ट करना है ताकि उस पर पहले टाइम लगा के जो बचे फिर आइए 16 पे अब बचा हुआ टाइम लगा करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये मंडे ऑफ हो गया ना, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 दिन है, इसके अंदर आई 36 खत्म करना है मैंने रिजल्ट की छुट्टियों से पहले। ठीक है, इंशाल्लाह तो हो जाएगा, 4 दिन में हो जाता है, 5वां दिन तो ऐसे एहतियातन है। तो साथ साथ हम ये IAS 12 को, इस IAS 16 को चलाएंगे जैसे जैसे हमारा टाइम बचता रहेगा। ठीक है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और चल बुक वैल्यू। तो इम्पेयरमेंट अगर आएगी तो इम्पेयरमेंट जब पढ़ लेंगे ना तो फिर इम्पेयरमेंट कॉस्ट मॉडल में या रियल मॉडल दोनों में आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा फिर फॉर्मेट पूरा होगा। तो ये तो होगी जनाब, एसेट कब रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, और बैलेंस शीट में ये किस अमाउंट पर नज़र आए। अच्छा, अब एक ना चौथी चीज़ है इसी सारी कहानी के साथ, अलग से बल्कि इस कहानी से पढ़ाऊँगा आपको, वो है एक बार जब एसेट आपका रेडी टू यूज़ हो गया तो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट को उस एसिडी कॉस्ट में ऐड करना रोक देना। यहां कहीं लिखा हुआ था ये
recognition of recording of cost in carrying amount of item of PPE ceases when item is in the location and condition necessary for it blah 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 blah। यानी मैंने कहा था जब एसिड, इसका मतलब जब एसिड रेडी टू यूज हो जाए तो फिर उसके अंदर कॉस्ट को ऐड करना रोक दो। अब जब एसिड मतलब एक बार चल पड़ा है तो उसके बाद इसमें कॉस्ट को ऐड नहीं करना, लेकिन जब एसिड चल रहा हो तो सब्सीक्वेंटली उसकी लाइफ के दौरान सब्सीक्वेंटली भाई इधर देख लो सारे, सब्सीक्वेंटली कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है, इनका नाम ही क्या होता है, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम होता है जी, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है ना जी, इनके ना मैं आपके सामने फिलहाल आज बस नाम ही लिख सकता हूं, लेकिन मैंने बुनियाद डाल दी है बहरहाल, ठीक है इसी में डाल दो बल्कि, ताकि फिर कल हम इसकी बात को बढ़ाते रहें जब जब मौका मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जी, एक वो एक्सपेंस जो मेंटेनेंस टाइप एक्सपेंस होते हैं, इनको रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस वो हैं जो मिसाल के तौर पे इनको मैं कहता हूं, ये क्या जी, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग जैसे है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग। ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है कि इनसे एसिड की लाइफ प्रोडक्टिविटी, यानी दिस इज नॉट लाइक अपग्रेड, ये अपग्रेड नहीं है, इससे बस मेंटेनेंस मेंटेन्ड रहता है एसिड, ठीक है। तो बचपन में आपको उस्तादों ने कहा होगा इस तरह से कुछ, ये आसान होता समझना कि लाइफ हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, एफिशिएंसी, आउटपुट, भाई कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी लिखें, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन आ गया ना, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा, काफ़ी है बस, ठीक है जी। ये जो है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है, बल्कि क्या हो, मेंटेन्ड हो, यानी कि जितनी कैपेसिटी पर चलने के लिए वो बना है उसी कैपेसिटी पे ही चल रहा है, सिर्फ उसकी सर्विसिंग हो रही है, वो अच्छा चलता रहे, उस कैपेसिटी के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे जिसके लिए वो बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसको P&L में चार्ज कर देते हैं जब ये इनकर होता है, ठीक है, रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, मैं यूँ लिख देता हूँ, इसकी एंट्री क्या है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी, रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इनकर्ड, ठीक है जी, ओके। कोई एग्जांपल बताएं जी इसकी, कोई एग्जांपल्स बताएं। रिपेयर एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, वही गल, रिपेयर मेंटेनेंस ही लिख देता हूं मैं, रिपेयर वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ये क्या है, ये मैंने कहा सर्विसिंग की कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वैसे ही आपको बताया ना कि वो एसिड को, ऑपरेटिंग मतलब चलाने के लिए, वो तो उसको चलाने के लिए, लेकिन ये चलाने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी सर्विस के लिए है ना, तो इसलिए वो तो फिर भी आपको समझ आता है, ये अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस में सारा कुछ ही आ जाता है बस, ठीक है, सही है। तो एग्जाम्पल्स की बजाय मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी नस्ल जो खर्चों की है, सब्सीक्वेंटली जो एसिड की लाइफ में इनकर होते हैं, उनको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये ऐसे खर्चे हैं जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वगैरह को बढ़ाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना जी, ये आगे फिर मैं आपको इसको सब कैटेगराइज करूँगा, अब कल सिर्फ उनके नाम लिख रहा हूँ 3 कैटेगरीज में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, मिसाल के तौर पे ऐसा खर्चा आपने किया जिसने एसिड को इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रूवमेंट इन एसिड, लाइक अपग्रेड, ठीक है, जैसे कि अपग्रेड होती है, इसकी एग्जांपल लिखूंगा। फिर एक चीज़ इसके अंदर होती है रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट, आपने एक ट्रक खरीदा डिलीवरी के लिए, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। आपने एक ट्रक खरीदा, उसकी यूज़फुल लाइफ तो 25 साल थी, लेकिन उसका इंजन 4 साल 5 साल बाद सीज कर गया, आपने उसके पुराना इंजन निकाला, नया उसके अंदर रखवा दिया,
अब ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो उसको मेंटेन कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है, बहरहाल इसको भी देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। और एक तीसरी चीज़ होती है मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग, मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं। अब मैंने नियत तो कर रखी है लेकिन अभी तक उसको अमली पजामा नहीं पहना सका, ठीक है, कि मैं इनकी कोई एग्जांपल्स बना दूं ताकि आपको, वैसे ये भी एक सवाल में, आई कैप के सवाल में मौजूद है, ये भी एक सवाल में मौजूद है और इसकी एग्जांपल किताब में है। लेकिन बस ये था कि ज़रा छोटी कोई एग्जांपल्स बन गई तो ठीक है, ना बनी तो जहाँ जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। तो इससे आगे इंशाल्लाह बात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। असगर को जल्दी से बुलाएं।